बच्चों, आज हम पढ़ेंगे भारत की संसद के बारे में। भारत के संविधान में केंद्रीय विधानमंडल को संसद कहा गया है और यह संसद द्विसदनीय सिद्धांत के आधार पर गठित की गई है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 79 कहता है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट और दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उनसे मिलकर बनेगी। संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा होंगे। भारत में संसदीय लोकतंत्र है और इसे प्रभावी बनाने के लिए व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में समन्वय करना सिद्धांत के तौर पर जरूरी था। इसलिए राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न भाग बनाया गया है। अब हम जानेंगे कि भारत की जो संसद है उसकी संवैधानिक स्थिति क्या है। संसद की संप्रभुता का विचार ब्रिटिश संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। सर एडवर्ड कोक ने कहा कि संसद की शक्ति और अधिकार क्षेत्र इतना सर्वोपरि और पूर्ण है कि इसकी कोई सीमाएं नहीं बांधी जा सकती, यानी कि संसद बहुत शक्तिशाली है। डी लोम बहुत प्रसिद्ध कथन है, कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश संसद के बारे में यहां तक कह डाला कि संसद सभी कुछ कर सकती है, बस स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती है। वस्तुतः ब्रिटिश संसद को कानूनी दृष्टि से असीमित शक्तियां प्राप्त है, जिसे संसदीय संप्रभुता कहा गया है। संसद जो कुछ चाहे, जिस रूप में चाहे, कानून बना सकती है और ब्रिटिश संसद जो भी विधि स्वीकार करेगी वह देश का कानून होगा। तो ब्रिटिश संसद में की बात यदि की जाए तो बहुत ही शक्तिशाली वहाँ की संसद है, लेकिन जो भारत की संसद है उसकी प्रभुसत्ता पर कुछ सीमाएं हैं। क्योंकि जैसे ब्रिटेन में तो संसद की सर्वोच्चता को अपनाया गया और अमेरिका में जहां बात की जाए तो अमेरिका की कांग्रेस एक सर्वोच्च संस्था नहीं है, लेकिन भारत ने बीच का मार्ग अपनाया। संविधान निर्माता जो थे, संविधान निर्मात्री सभा के जो सदस्य थे जिन्होंने संविधान बनाया था, वे संसदीय प्रभुता के आदर्श से प्रभावित थे, इसे अपनाना चाहते थे, लेकिन इसके साथ ही संघात्मक व्यवस्था, लिखित और कठोर संविधान और मौलिक अधिकारों की व्यवस्था के कारण संसद को सभी विषयों में कानून निर्माण की शक्तियां नहीं दी जा सकती थी और न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू की व्यवस्था को अपनाना जरूरी था। इसलिए भारत के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन को अपनाया गया, लेकिन न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था उस सीमा तक नहीं है जितनी कि अमेरिकी संविधान में। तो भारत में एक तरह से बीच का मार्ग अपनाया गया, संसद को शक्तियां भी दी गई, लेकिन संसद की प्रभुसत्ता पर कुछ सीमाएं भी लगाई गई, जैसे कि लिखित और कठोर संविधान, अर्थात संविधान में संशोधन हेतु विशेष प्रक्रिया। संसद जो है वह देश के लिखित संविधान की शिशु माना जाता है। संसद की प्रभुसत्ता संविधान के लिखित प्रावधानों द्वारा सीमित है। तो संविधान में अनेक प्रावधान हैं जिनमें संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों द्वारा अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाना आवश्यक है। कठोर संविधान के कारण संसद की कानून निर्माण की शक्ति सीमित हो गई। तो ब्रिटिश संविधान के विपरीत भारतीय संविधान में एक कठोर संविधान को अपनाया गया, जिसमें संशोधन के लिए एक विशेष प्रक्रिया अपनाई गई। हालांकि जो भारत का संविधान है वह कठोर और लचीले का मिश्रण है। इसके साथ भारत की जो संसद है, भारतीय जो संविधान है, वह संसद को प्रभुसत्ता प्रदान नहीं करता, बल्कि यह संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुरूप सर्वोच्च न्यायालय ने 1973 के केशवानंद भारती विवाद और 1980 के मिनर्वा मिल्स विवाद में संविधान के मूल ढांचे की धारणा का प्रतिपादन किया है।
जिसका तात्पर्य है कि संसद मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भाग को संशोधित, परिवर्धित या सीमित कर सकती है, लेकिन संसद को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह संविधान के मूल ढांचे को ही परिवर्तित कर दे या नष्ट कर दे। भारत में संघात्मक व्यवस्था होने के कारण राज्य सूची के विषयों पर संसद की कानून बनाने की शक्ति सीमित है। संसद द्वारा संविधान में निर्धारित प्रक्रिया को अपनाए बिना मूल अधिकारों के विरुद्ध किसी कानून का निर्माण नहीं किया जा सकता। और इन सबके अतिरिक्त भारत की संसद की प्रभुसत्ता पर सबसे बड़ी सीमा न्यायिक पुनरावलोकन की है, जिसके अनुसार संसद द्वारा निर्मित कानून की न्यायपालिका द्वारा जांच की जाती है। यदि सुप्रीम कोर्ट को लगे कि संसद ने जो कानून बनाया है वह संविधान के किसी भाग का उल्लंघन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को अवैधानिक घोषित कर सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन की जो व्यवस्था है उस पर प्रतिबंध लगाती है, संसद की प्रभुसत्ता पर सीमित करती है उसे। राजनीतिक दृष्टि से भी संसद लोकमत के प्रतिकूल विधियों का निर्माण नहीं कर सकती। उसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करना होगा। संसद पर प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल का भी नियंत्रण रहता है। प्रधानमंत्री संसद के निम्न सदन का विघटन करवा सकता है। भारत की समस्त राजनीतिक व्यवस्था में संसद को बहुत महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त है, लेकिन संसद की शक्तियों पर सीमाएं भी है। इसलिए इन सीमाओं के कारण हम भारत की संसद को ब्रिटिश संसद के समान संप्रभु नहीं मानते हैं। भारतीय संसद हालांकि पूर्ण संप्रभु नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण कार्यों का संपादन संसद के द्वारा किया जाता है। भारतीय संसद को व्यवस्थापन संबंधी शक्तियां प्राप्त है। संसद की संघ सूची और संवर्ती सूची के सभी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। इसके साथ सभी संघीय क्षेत्रों के लिए संसद को सदा ही सभी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। संकट काल की उद्घोषणा के काल में राज्य सूची के विषयों पर संसद कानून बना सकती है। जब कभी 2 या अधिक राज्यों की विधानमंडल प्रस्ताव पास करके संसद के किसी भी विषय के बारे में कानून बनाने की प्रार्थना करें तो संसद कानून बना सकती है। इसी तरह जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रीय हित में संसद से राज्य सूची के किसी विषय विशेष पर कानून बनाने का अनुरोध करे तो संसद कानून बना सकती है। संविधान द्वारा संसद को संघीय वित्त पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया है। सभी कर संबंधी प्रस्ताव और अनुदान की मांगे संसद द्वारा स्वीकृत होने पर ही प्रभावी होती हैं, क्योंकि संविधान के अनुसार विधि के प्राधिकार के बिना न तो कर लगाया जाएगा न एकत्रित किया जाएगा। संसद ही प्राक्कलन और लोक लेखा समिति की नियुक्ति करती है और नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन पर विचार कर उचित कार्यवाही करती है। संसद की स्वीकृति के बिना सरकार को राष्ट्रीय वित्त में से खर्च का अधिकार नहीं होता है। इसी तरह से भारत की संसद के पास कार्यपालिका शक्तियां हैं। भारत में संसदीय प्रणाली है। मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी है। मंत्रिमंडल केवल उस समय तक सत्तारूढ़ रह सकता है जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। संसद कई तरीकों से कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। संसद के सदस्य अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव द्वारा सरकार पर नियंत्रण रखते हैं और उसे उत्तरदायी बनाए रखते हैं। संसद के सदस्य मंत्रियों से सरकारी नीतियों के संबंध में पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, सरकार की आलोचना कर सकते हैं। संसद सदस्य बजट को अस्वीकार करके, मंत्रियों के वेतन में कटौती का प्रस्ताव करके, सरकारी विधेयक में संशोधन करके भी विरोध प्रदर्शित कर सकते हैं। संविधान में संसद को अधिकार दिया गया है कि राज्यों की इच्छा के बिना भी वह उनकी सीमाओं या नाम में परिवर्तन कर सकती है, नवीन राज्यों का निर्माण कर सकती है तथा किसी राज्य का अस्तित्व समाप्त कर सकती है। भारतीय नागरिकता के निर्धारण का भी अधिकार संसद को है। भारतीय संविधान में संसद को अधिकार है कि वह संविधान में संशोधन कर सकती है। संविधान के बहुत बड़े भाग में अकेली संसद के दोनों सदनों द्वारा भी संशोधन किया जा सकता है।
भारत के संविधान के अनुच्छेद 54 के द्वारा संसद को कुछ निर्वाचन संबंधी शक्तियां भी दी गई है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचक मंडल के अंग हैं। अनुच्छेद 66 के अनुसार संसद सदस्य उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। संसद के दोनों सदनों द्वारा निर्धारित विशेष प्रक्रिया के आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। महाभियोग का अधिकार भी संसद को प्राप्त है। इस प्रकार से इसी तरह उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग लगाने और इन्हें पद मुक्त करने का प्रस्ताव भी संसद पारित कर सकती है। इस प्रकार भारत की जो संसद है उसकी शक्तियां और कार्य बहुत विस्तृत हैं। संसद सार्वजनिक विवाद स्थल का कार्य करती है। संसद लोकप्रिय बहुत ही एक संस्था है और लिखित संविधान के अंतर्गत ही उसे अपनी कार्यवाही चलानी पड़ती है। जब भी संविधान के कारण संसद के कार्य में रुकावट पैदा होती है तो संविधान में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन संसद को यह अधिकार नहीं है कि वह संविधान के मूल ढांचे को बदल दे। तो बच्चों, आज तो हमने पढ़ा भारत की संसद का जो गठन है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर संसद बनती है। तो भारत की जो संसद है उसकी क्या स्थिति है और किस प्रकार की शक्तियां उसे प्राप्त है। इसके आगे के जो लेक्चर्स हैं उसमें हम जानेंगे लोकसभा और राज्यसभा के बारे में।